और यहीं से अपन इसको पढ़ते हैं। सर प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते, कमेंट खोलना इन पर। सर प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल मेरे भाई प्लांट पॉपुलेशन देखो है ना, तुम लोग हॉर्टिकल्चर की बात करो, मैंने छेड़ दूं टॉपिक, प्लांट पॉपुलेशन तुम्हारे भी काम का ही है। देखो अगर तुम लोग इसकी बात करो ना हॉर्टिकल्चर में और प्लांट पॉपुलेशन की बात आए तो जैसे देखो तुम लोग पढ़ते हो वर्गाकार विधि, क्या पढ़ते हो, स्क्वायर सिस्टम, इन शॉर्टली लिख देता है ना, स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। और इस स्क्वायर सिस्टम में कैसे पौधों की संख्या निकालोगे, ऐसे लिखते हो ना, एरिया अपॉन स्पेसिंग, एरिया अपॉन स्पेसिंग, और एरिया हमेशा आता है 1 हेक्टेयर में, किसमें आता है 1 हेक्टेयर में, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल मीटर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ये चीज है, यहां पे क्लियर है। अब देखो जैसे सपोज दैट आम का ही बात कर लेते हैं कि आम की 1 हेक्टेयर पौध आपको वर्गाकार विधि में लगानी है, तो आप क्या करोगे, 1 हेक्टेयर को 10,000 मीटर स्क्वायर, और आम कितने में लगता है 10 इंटू 10 पर, तो 0 से 0 आउट, बच कितने गए 100 प्लांट पर हेक्टेयर, यही बच गया। लेकिन ये तो बहुत इजी है, अब पंचभुजाकार की बात देते, पेंटागोनल की बात देते, पंचभुजाकार, इसमें कितने निकालोगे, तो इसमें निकालने के लिए पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गाकार विधि निकालनी पड़ेगी, स्क्वायर सिस्टम निकालना पड़ेगा, फिर स्क्वायर सिस्टम को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.81 से, यानी अपन कहते हैं कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा पंचभुजाकार विधि में 81% पौध अधिक लगती है, तो 1.81 से मल्टीप्लाई कर दो। षटभुजाकार की बात आती है, षटभुजाकार की, तो इसमें वर्गाकार विधि को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.15 से, आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपको रोटेट होने की जरूरत ही नहीं है, आपको यह भी नहीं सोचना है कि पहला जो पौधा है आधी दूरी पे लगा है सर, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मेथड याद है उससे भी आप कैलकुलेट करोगे तो भी यहाँ पर 100 का 1.81 से मल्टीप्लाई करोगे 181 आएगा, यहाँ 115 आएगा। अब कितना भी हेक्टेयर हो, चाहे 10 हेक्टेयर दे दिया हो, चाहे 10 हेक्टेयर, तो भी अपन इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां रहने वाला है। इसको अपन वीड को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो वीड क्या है, तो इंट्रोडक्शन में अपन सीधा सा डेफिनेशन तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, परिभाषा, परिभाषा, अनावश्यक पौधे हैं जिनकी जहां जरूरत नहीं होती वो वहां उग जाता है, अनावश्यक पौधे जिनकी जहां जरूरत नहीं होती है वो वहां उग जाता है, यानी वीड इज एन अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है, वीड इज एन अनवांटेड प्लांट, अनावश्यक पौधा है जिनकी जहां जरूरत नहीं होती वो वहां उग जाता, स्वतः उग जाता है, ठीक है। तो अपन सीधा से बोलते हैं वीड इज एन अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड, यानी जिसकी जहां जरूरत नहीं है वो वहां उग गया। तो अपन इसको सीधा से लिख सकते हैं, वे अनावश्यक पौधे, वे अनावश्यक पौधे, ठीक है, जिनकी जहां जरूरत नहीं होती वहां उगाते हैं, वहां स्वतः उगाते हैं, स्वतः उग जाते हैं या उगाते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है, वीड कहलाते हैं। क्लियर, बिल्कुल, ये लिखा है कि वह अनावश्यक पौधे जिनकी जहां जरूरत नहीं होती वो वहां स्वतः उग जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वीड या खरपतवार कहलाते हैं। जिनकी जहां जरूरत नहीं वो वहां आकर बैठ गया या उग गया तो वो क्या है, वीड है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर कुछ इंट्रोडक्शन में एक बुक का मैंने नाम लिखा, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, जो 1829 में लिखी गई थी, और ये उसका डायग्राम दिया फ्रंट पेज का। इसी से अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो खरपतवार विज्ञान के जनक, खरपतवार विज्ञान के जनक, ठीक है, कौन है, जेथ्रो टुल, जेथ्रो टुल, खरपतवार विज्ञान की इनको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो देखो इनको खरपतवार विज्ञान के जनक, खरपतवार के जनक, और इसके अलावा वीड शब्द, वीड शब्द भी इन्होंने ही दिया था, वीड शब्द भी इन्होंने ही दिया था, और जनक भी इसी को बोला जाता है।
टिलेज शब्द, टिलेज शब्द भी जेथरो टूल ने ही दिया था और इन्हीं को अपन जनक भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान हो गया। इसके अलावा जीरो टिलेज शब्द, ध्यान रखना, देखो जीरो टिलेज शब्द तो जेथरो टूल ने दिया था। किसने दिया था? जेथरो टूल ने। लेकिन जीरो टिलेज के जनक जेबी ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट, ये ध्यान रखना भाई। जेथरो टूल की सारी विवेचना आपने यहां कर ली। जेथरो टूल ने खरपतवार शब्द दिया, जेथरो टूल ने जीरो टिलेज शब्द दिया, जेथरो टूल ने टिलेज शब्द दिया। इसी के साथ जेथरो टूल को टिलेज का जनक कहते हैं। इसके अलावा जेथरो टूल को वीड साइंस का जनक कहते हैं और जीबी ट्रिपलेट जीरो टिलेज के जनक है। जबकि जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था? जेथरो टूल ने। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना कि जीरो टिलेज शब्द जेथरो टूल ने दिया था और जीरो टिलेज के जनक कौन है? जेबी ट्रिपलेट। इसके अलावा जेथरो टूल ने एक बुक लिखी हॉर्स होइंग, जिसको मैं ट्रिपल एच लिख रहा हूं, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और ये बुक कब लिखी? 1829 में। क्लियर? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स होगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मैं एमएससी एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कैसे जो सब्जेक्ट से आप कर रहे हो उस हिसाब से चलते रहो। ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो ये तो अपना किसके इंट्रोडक्शन की बात होगी। किसकी बात हुई? इंट्रोडक्शन। इसी के आगे देखो, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, कहां है? जबलपुर, जबलपुर एमपी। ठीक है, और जबलपुर एमपी, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1989 में। ठीक है, 1989 में। लेकिन 1989 में जब ये स्थापित हुआ था उस टाइम उसका नाम था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, यानी राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान के नाम से इसको स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इस नाम से इसको स्थापित किया था। लेकिन 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया और लिखा डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। ठीक है, कब हुआ था? 2009 में। फिर वापस इसका नाम चेंज हुआ डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च के नाम से। और ये कब हुआ था? 2014 में हुआ था। यानी इसका नाम 2 बार चेंज हुआ था। पहला जब स्थापित हुआ था तब इसका नाम था राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान। फिर इसको किया था कि वीड साइंस रिसर्च, खरपतवार विज्ञान संस्थान। फिर इसको चेंज किया था खरपतवार संस्थान या खरपतवार अनुसंधान में। अभी क्या है? खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। अभी वर्तमान में नाम क्या है? खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, ये नाम कब पड़ा था? 2014 में। तो ये तो सिर्फ नाम चेंज हुए हैं, जबकि स्थापना जो वास्तविक है वो कब रहेगी? 1989 में ही रहेगी। अब अपने को ये नहीं करना कि अपने को पूछ लिया डीडब्ल्यूआर की स्थापना कब हुई थी, तो 2014 अपने को नहीं करना। अपने को क्या करना? 1989 यानी 1989 ही करना है। ठीक है, तो स्थापना तो उसी टाइम हुई थी, जैसे अपन पढ़ते हैं ना IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना 1905 पूसा बिहार दरभंगा में हुई थी। लेकिन जब उसको दिल्ली स्थानांतरित किया था 1936 में स्थानांतरित हुआ था। तो अब स्थापना तो 1936 अपन नहीं पढ़ते, स्थापना तो 19, तो स्थापना तो इसकी यही रहेगी, लेकिन इसके नाम समय समय पर चेंज होते रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो नासी जीवों की बात करते हैं। नासी जीव पेस्ट, नासी जीव या पीड़क पेस्ट, क्योंकि खरपतवार को अपने को क्यों पढ़ना है?
खरपतवार अपने को क्यों पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। तो पेस्ट का मतलब होता है कोई भी जीवित जीव जो फसलों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। कोई भी जीवित जीव जो फसलों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिकल लॉसेस इन क्रॉप प्लांट। कोई भी जीवित जीव जो फसलों में आर्थिक नुकसान पहुंचाता है वो क्या कहलाता है? पेस्ट या पीड़क कहलाता है, जिसे अपन हिंदी में और नासी जीव भी बोल सकते हैं। अब अपने को काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस नासी जीव से फसलों को सर्वाधिक हानि होती है? किस नासी जीव से फसलों को सर्वाधिक हानि होती है? तब अपन बोलते हैं खरपतवार। सबसे ज्यादा नुकसान किसके द्वारा होता है? खरपतवार। फसलों में सबसे ज्यादा हानि खरपतवार के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च 33 से 35% नुकसान किसके द्वारा होता है? खरपतवार। उसके बाद कीट, उसके बाद रोग और उसके बाद अन्य। अगर अन्य में, अब अन्य में सारी चीजें आ जाएगी। भंडारण में त्रुटि से भी आ जाएगा, ठीक है। भंडारण अगर आप सही प्रॉपर वे में भंडारित नहीं करोगे उसमें नुकसान हो रहा है, वो भी आ जाएगा। इसके अलावा चूहे भी आ जाएंगे, पक्षी भी आ जाएंगे, मानव भी आ जाएंगे। वो सारे किस में आएंगे? अन्य में। वो सारे किस में आएंगे? अन्य में। तो फसलों में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो किसके द्वारा होता है? खरपतवारों के द्वारा। तो फसलों में सर्वाधिक नुकसान, फसलों में सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक नुकसान किससे? खरपतवार से। ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट खरपतवार, फिर कीट, फिर रोग और फिर अन्य। अन्य के अंदर, अन्य में भंडारण में त्रुटि, भंडारण, ठीक है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं पक्षी, चूहे, ठीक है, मानव आदि, ठीक है। सभी किस में जाएंगे? अन्य में ही जाएंगे। भाई मानव के द्वारा भी होता है थोड़ा बहुत नुकसान। कैसे? मानव फसलों के लिए कैसे हानिकारक है? तुम्हारी वजह से भी प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि तुम भी चलते फिरते फूलों पर हाथ मारते रहते हो। तुम भी चलते फिरते फूलों पर हाथ, अब तुम्हारा तो सिर्फ हाथ मारना हुआ, लेकिन जो पौधा वहां था उनके बीच में लड़ाई हो गई कि पौधे पे फ्लावर आने थे सफेद रंग में, आगे पीले रंग के। इसके आगे पीले रंग के। तो अभी जो बात चल रही थी ना, है ना, मोनोसियस वाली, तो इनमें भी लड़ाई हो जाती कि भी तेरे पीले कैसे आगे, आने तो थे सफेद, शकल चेंज कैसे हो गई, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन के अंदर अगर गलत पोलिनेशन भी वहां हो रहा है तो भी उत्पादन में कमी आएगी। गलत पोलिनेशन की वजह से भी क्या होता है? उत्पादन में कमी आती है। इसीलिए मैंने मानव को भी किसमें डाला? अन्य में डाला, ठीक है, क्योंकि मानव भी कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि प्रोडक्शन उससे डिक्रीज हो, और प्रोडक्शन डिक्रीज मतलब आर्थिक नुकसान। इसीलिए अपन ने क्या बोला? पेस्ट का मतलब कोई भी जीवित जीव जिससे फसलों को आर्थिक नुकसान होता है वही क्या कहलाएगा? पेस्ट कहलाएगा। तो फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान किसके द्वारा? वीड के द्वारा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट। उसके बाद करते हैं अपन कैरेक्टर्स की, खरपतवारों की विशेषता, खरपतवारों की विशेषता, ठीक है। अब खरपतवारों की विशेषता क्या हो सकती है? खरपतवार फसलों के साथ कंपटीशन करते हैं। खरपतवार फसलों के साथ कंपटीशन करते हैं किस किस के लिए? लाइट के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, इन सब के लिए क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं फसलों के लिए ये हानिकारक साबित होते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताओं में देखो, ध्यान रखना, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता अधिक बीज उत्पादन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अधिक बीज उत्पादन। विशेषताओं में पहला ही अपन लिख लेते हैं अधिक बीज उत्पादन, अधिक बीज उत्पादन, ठीक है। खरपतवारों का अधिक बीज उत्पादन। कितना बीज? देखो, सबसे पहले जंगली चौलाई की बात करते हैं। जंगली चौलाई का एक पौधा 1,96,000 बीज प्रोड्यूस करता है। एक पौधे से कितने बीज? 1,96,000। अब मुझे कोई बताओ ऐसी कल्टीवेटेड क्रॉप जो इतने बीज प्रोड्यूस करती है। एक प्लांट गेहूं करता है, धान करता है, मक्का करता है, ज्वार करती है, बाजरा करती है, कोई भी पौधा इतने बीज प्रोड्यूस नहीं करता है।
अगर मक्का भी पकड़ो तो 1000, 2000, 3000 बीज अपन मिनिमम मान सकते हैं। लेकिन जंगली चौलाई का एक पौधा 1,96,000 बीज प्रोड्यूस करता है। कितना? 1,96,000। ठीक है। इसके अलावा मकोई, सेलेनम नाइग्रम, सेलेनम नाइग्रम मकोई, ये वाली सेलेनम नाइग्रम, इसका पौधा 1,75,000 बीज प्रोड्यूस करता है। 1,75,000। बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम 72,000 बीज एक पौधा प्रोड्यूस करता है। कितने? 72,000। यानी अपनी जो सामान्य फसलें हैं, सामान्य फसलों से क्या है, बीज उत्पादन उनमें काफी ज्यादा है। सामान्य फसलों से बीज उत्पादन उनमें काफी ज्यादा है। ठीक है। इसके अलावा देखिए औरोबंकी, आज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज्ञा। और क्या बोलते हैं? ब्रूम रेप। क्या बोलते हैं? ब्रूम रेप। ठीक है, ब्रूम रेप। ठीक है, ब्रूम रेप, आज्ञा या ब्रूम रेप। इसके अलावा टमाटर का मामा, टमाटर का मामा, टमाटर इसका भांजा, टमाटर इसका भांजा, टमाटर का मामा। ठीक है, ये 70,000 बीज प्रोड्यूस करता है। 70,000 बीज एक पौधा। इसके अलावा देखो रूखड़ी, स्ट्राइगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइगा। C4 प्लांट में लगता है स्ट्राइगा। 50,000 बीज प्रोड्यूस करता है एक पौधा, 50,000 बीज प्रोड्यूस करता है। अमरबेल, कस्कुटा, या फिर अपन इसको बोलते हैं डोडर। क्या बोलते हैं? डोडर। 16,000 बीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है। गेहूंसा, फैलेरिस माइनर, फैलेरिस माइनर 10,000 बीज प्रोड्यूस करता है। गाजर घास और सत्यानाशी 5,000 बीज प्रोड्यूस करती है। गाजर घास, ठीक है, पार्थेनियम, और सत्यानाशी प्रिकली पियर, जिसे अपन बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, इंग्लिश नेम प्रिकली पियर, या मैक्सिकन पॉपी, मैक्सिकन पॉपी, या फिर प्रिकली पियर। सर हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? आप ऐसे कीजिए, संस्थान में फ़ोन कीजिए और फिर बोलिए कि सर वो सर से बात करनी है, तो बेकायदा आपकी बात हो जाए। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं अपन, ये चीज हो गई कि भी मोर सीड प्रोडक्शन। अब इतना बीज उत्पादन अपनी कोई सामान्य फसलें नहीं करती, तो अपन खरपतवारों की विशेषताओं में ये कहते हैं कि खरपतवारों में सामान्य फसलों से अधिक बीज उत्पादन होता है। ठीक है। इसके अलावा देखो एक्सटेंसिव रूट, एक्सटेंसिव रूट, वृहद जड़े, वृहद जड़े। जैसे देखो, जैसे कांस, जसवा, ये कुछ वीड मैं नाम बोल रहा हूं, वैसे वीड के नाम की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। काफी प्रकार के वीड ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें 4 से 5 मीटर तक गहरी चली जाती है। 4 से 5 मीटर तक गहरी चली जाती है। जैसे कांस, क्या बोलते हो कांस को? सैकरम स्पॉन्टेनियम। इसी को अपन और क्या बोलते हैं? सैकरम स्पॉन्टेनियम, सैकरम स्पॉन्टेनियम। टाइगर घास, क्या बोलते हैं? टाइगर घास। ठीक है। इसकी जो जड़ें है वो कितनी गहरी चली जाती है? 4 से 5 मीटर तक गहरी चली जाती है। अब ऐसा अपना कोई पौधा नहीं है जैसे गेहूं वगैरह, इसमें ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसकी इतनी गहरी जड़ें चली जाए। अब इसकी इतनी गहरी जड़ें गई, इसका मतलब वो क्या, वाटर एब्जॉर्बेशन भी ज्यादा करेगा, पानी के साथ न्यूट्रिएंट भी ज्यादा लेगा। ठीक है। इसके अलावा देखो सेफ्टी ऑन सीड, सेफ्टी कवर ऑन सीड, बीजों पर सुरक्षा आवरण, बीजों पर सुरक्षा आवरण। ठीक है। अब काफी सारे बीज ऐसे होते हैं जिनकी बीजों पर सेफ्टी कवर होता है, इस तरह से सेफ्टी कवर होता है, जिससे क्या कोई भी पशु पक्षी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके, कोई भी पक्षी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके। मतलब प्रकृति से ये सेफ्टी कवर लेके आए हैं, प्रकृति से ही सेफ्टी कवर। जैसे देखो गोखरू की बात करते हैं। ठीक है, ये कैल्ट्रोप्स, गोखरू, क्या बोलते हैं? गोखरू। ठीक है। इसके अलावा प्रिकली पियर या मैक्सिकन पॉपी, सत्यानाशी, सत्यानाशी। अब तुम्हें काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस वीड के ऊपर सेफ्टी कवर होता है, सुरक्षा आवरण पाया जाता है? सत्यानाशी और गोखरू। किस बीज के ऊपर या किस खरपतवार के बीज के ऊपर
सुरक्षा कवच पाया जाता है। बिल्कुल इनका जर्मिनेशन भी हाई होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं सिमिलरिटी इन सीड ऑफ वीड एंड क्रॉप्स, यानी खरपतवार के बीजों का, खरपतवार के बीज फसलों के बीजों के समान, फसलों के बीजों के समान। ठीक है, खरपतवारों के बीज किसके समान होंगे? फसलों के बीजों के समान। जैसे देखो अपन एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लेते हैं सत्यानाशी के बीज किसके समान होते हैं? सरसों के बीज के। ठीक है, ये दोनों बीज दे रखे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सत्यानाशी और कौन सा सरसों है। दोनों ही बीज डाले हैं, एक सत्यानाशी की बीज और एक सरसों के बीज। ठीक है, सरसों और सत्यानाशी दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, दोनों के बीच में क्या है? सिमिलरिटी है। तो ये तो सत्यानाशी के बीज, ये तो किसके? सत्यानाशी के, और ये सरसों, तो दोनों के बीजों के बीच में क्या है? सिमिलरिटी है। तो अपन कहते हैं कि खरपतवारों के बीज जो है उनके बीज मुख्य फसल से भी मिलते जुलते होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि सत्यानाशी के बीज सरसों के बीजों में मिल जाते हैं और अपन सरसों का तेल निकाल लेते हैं, और अपन कहते हैं राजस्थान में सरसों का तेल ज्यादा फीड किया जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर सरसों का तेल जो यूज करें उसमें अगर सत्यानाशी के बीज मिले हुए तो मानव में ड्रॉपसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉपसी हो जाएगा। इसके अलावा देखो वीड क्रॉप कंपटीशन, इसमें तो माइनर है, यहाँ कोई विशेषता है नहीं। किस किसके के लिए करेगा? प्रकाश के लिए करेगा, इसके लिए जमीन के लिए, जगह के लिए, स्पेस, लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व, इन सब के लिए क्या करता है? कंपटीशन करता है। हालांकि यहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है तो उसको माइनर कर दो। खरपतवारों के लाभ की बात करते हैं, किसकी बात करें? लाभ की। तो देखो एक एक खरपतवार की बात करते हैं। सबसे पहले मोथा की बात करूं, क्या बोलेंगे? साइप्रस रोटेंडस या नट सेज, नट सेज या साइप्रस रोटेंडस, इंग्लिश में नट सेज बोलते हैं, साइंटिफिक नेम साइप्रस रोटेंडस। नट सेज मोथा, नट सेज मोथा। और मोथा का प्रयोग होता है इत्र बनाने में। किसमें होता है? इत्र व अगरबत्ती में। ठीक है, इत्र व अगरबत्ती निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब मैं सारे कंबाइंड ही लिखवा रहा हूं, सारे लाभ अपन कंबाइंड ही बात करेंगे। ठीक है, कोई क्लासिफिकेशन करके इसमें बात नहीं करेंगे। मोथा के अलावा और बोलो। आक, किसकी बात करें? आक की। तो आक सूत्रकृमि यानी निमेटोड नियंत्रण में काम आते हैं। ठीक है, आक का प्रयोग किसमें किया जाता है? सूत्रकृमि नियंत्रण में किया जाता है। इसके अलावा हुल हुल, हुल हुल, ये भी देखो हुल हुल भी आप लोगों ने देखा हुआ है। हुल हुल छोटा सा पौधा होता है, पीले पीले कलर के फ्लावर आते हैं और लंबी लंबी उसमें फलियां आती है, लंबी लंबी उसमें फलियां आती है। इस पौधे के अंदर बहुत तीक्ष्ण गंध आती है, इस पौधे में बहुत तीक्ष्ण गंध आती है। तो अपन इसको एज ए फेंसिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। खेत के चारों ओर लगा दो, जिससे क्या है कि कोई कीट फसल की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी खुशबू सुनकर कीट भग जाएगा। तो अपन ऐसे ही बोलते हैं हुल हुल जो कर दे कीटों को गुल गुल, हुल हुल जो कर दे कीटों को गुल गुल, यानी कीट भगाने में सहायक, कीट में सहायक। ठीक है, और बोलो। गोखरू, गोखरू इम्यूनिटी बूस्ट में या प्रजनन से संबंधित, प्रजनन से संबंधी रोग निदान हेतु। इसके अलावा देखो नॉर्मली देखो यहां पर कोई गोखरू से सिर्फ प्रजनन ही मायने नहीं रखता। प्रजनन कब अच्छा होगा? जब आप में इम्यूनिटी अच्छी होगी, जब आप में इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो एज ए आप ऐसे बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। आप लोगों ने सुना होगा काफी बार, जब पहले जब अकाल भयंकर पड़ते थे तो लोग इसी के जो बीज होते थे ना, उसी को पीस करके भोजन करते थे, उनमें इम्यूनिटी भी काफी अच्छी होती थी। इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। अगर आप दुबले पतले हो, आप अगर दुबले पतले हो, है ना, इधर मेरी तरफ, हाँ, आप क्या हो? दुबले पतले हो, जल्दी थकान हो जाती है, हड्डियां बाहर निकली हुई है,
सांस चढ़ती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसका सेवन करना चाहिए? कोकरू का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए? कोकरू का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो और एक पे, हाँ, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, कंपोस्ट बनाने में काम आती है। ठीक है, किस में काम आती है? कंपोस्ट में। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, इसी जलकुंभी से, वाटर हाइसिंथ से, इसके आजकल कपड़े वगैरह भी बनते हैं। हाँ, तुम लोग देखना, इसके इससे फाइबर जो आता है ना, उस फाइबर को कलेक्ट करने के बाद उसको कपड़े वगैरह, साड़ियाँ वगैरह बनाने में यूज करते हैं। महाराष्ट्र में और कर्नाटका की तरफ, साउथ इंडिया में इसका काफी ज्यादा प्रचलन है। इसके अलावा मैं तुम्हें और बताता हूँ, तुम लोगों ने सुना होगा ये कांजी आती है, कांजी, और पानी के ऊपर जो हरी हरी काई, काई, एक तरह से शैवाल अपन उसको बोलते हैं, स्पेस फूड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पेस, बिल्कुल स्पेस फूड बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इतना प्रोटीन होता है उसमें। अब हालांकि अपन हाथ में लेते तो ऐसी चिकनी चिकनी लगती है, अजीब सी लगती है ना, लगती है ना कि बहुत अजीब लगती है, एकदम गुद, वो पूरी पूरी चिकनी चिकनी होती है और पूरी हाथ पे फैल जाती है। ठीक है, लेकिन उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको और बारीक किया जाता है, जैसे अपन चटनी वगैरह बांटते हैं ना वैसे, और स्पेस में ज़्यादातर खाने में अक्सर ऐसा माना जाता है कि 1 चम्मच फीड करने के बाद पूरे दिन भूख नहीं लगती, इतना न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, हालांकि देखो सारी चीजें काम आती है, जैसे देखो सत्यानाशी वे सेंजी, दोनों सारी मृदा सुधारने में काम आती है, सारी ये मृदा सुधारक। अब इस सुपरवाइजर वालों समझना आ रहा है ना? सुपरवाइजर, नींद आ रही है क्या? है? हाँ, अब भाई तुम लोग आवाज थोड़ी कम किया करो, मुझे पता ही नहीं चल रहा, जिनके लिए क्लास लग रही है उनके कुछ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आ रहा है कुछ में पल्ले पड़ रहा है? लिख नहीं रहे, लिख नहीं रहे, कहाँ लिखा हुआ है? तो इसमें लिखो ना फिर, तो फिर कॉपी में लिखो, तो फिर यहाँ आना ही व्यर्थ है, क्लास लगवानी नहीं चाहिए थी भाई। तुम लोग आगे मूर्तियों की तरह बैठ गए। पीडीएफ, मुझे क्या पता पीडीएफ क्यों भेजते हैं? तो लिखो ना भी, क्लास में भेजने का मतलब क्या, मुझे ये बता। इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा, इसकी पीडीएफ नहीं आएगी, और ये सारे पॉइंट मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो भाई जब देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? जब लिख ही नहीं रहे हो, पेन ही हाथ नहीं लगा रहे हो, मूर्ति बनकर उधर बैठा, उधर क्या कर रहा है? इधर देख, तुम लोगों का मुझे पता है, इधर देख, मेरी तरफ देख, घूम पहले इधर। कोई एहसान कर रहा है क्या क्लास में बैठ के? हाँ हाँ, पहाड़, कॉपी खोल, कॉपी खोल, खोल कॉपी, कॉपी खोल, मुझे बाहर फेंक दूंगा उठा के, ध्यान रखना। ठीक है, बकवास नहीं। हाँ ठीक है, सत्यानाशी और सेंजी, ठीक है, सारी मृदा सुधारने में काम आता है। खत्म करो टॉपिक को। फीड डिस्पर्शन, अपन इसकी बात करते हैं प्रसार की। किसकी बात करते हैं? प्रसार की। प्रसार इन द सेंस कि वीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है, ठीक है, उसके ऊपर अपन नॉर्मली बात करते हैं। देखिए, बीजों का विस्तार होता है एक तो, इसके अलावा वनस्पतिक भागों का विस्तार होता है। यानी खरपतवार अपने आप को दो रूप से फैला सकता है, एक तो बीज के द्वारा फैला सकता है, एक वानस्पतिक भागों के द्वारा फैला सकता है। एज इट इज सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, यानी लैंगिक और अलैंगिक, दो ही विधियां हैं भाई। कोई भी पौधा अपने आप को दो तरह से प्रोपोगेट कर सकता है या दो तरह से अपनी संख्या को बढ़ा सकता है।
ठीक है भाई। अगर प्रोपोगेशन की बात करें, प्रवर्धन की बात करें, तो प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स, अपने पौधों की संख्या में गुणन या वृद्धि करना, पौधों की संख्या में गुणन या वृद्धि करना। तो विस्तार का मतलब या प्रचार का मतलब एक ही चीज है कि विस्तार कैसे होगा। तो विस्तार दो तरह से हो सकता है, एक तो वायु के द्वारा। देखो, ऐसे बीज जिनका विस्तार वायु के द्वारा है, जैसे आंख, आपने सेंसर मैकेनिज्म देखी होगी कि बीज एक जगह से हवा में उड़कर काफी दूर जगह पर जाकर गिर जाता है। तो आंख में किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। अब अगर अपने को पूछ ले कि आंख में जो प्रसार होता है, ठीक है, वो किस प्रोसेस या फिर उसकी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो अपन क्या बोलेंगे? एनिमोचोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनिमोचोरी। यानी ऐसे बीज जिनमें उनका प्रसार हवा के द्वारा होता है। दूसरा अपने पास आता है जल द्वारा, यानी हाइड्रोचोरी। ऐसे बीज जिनका विस्तार किसके द्वारा? जल के द्वारा। ठीक है, पशु पक्षियों के द्वारा। ठीक है, अब पशु पक्षियों के भी दो तरीके हैं। एक तो जब वो फीड कर लेगा, फीड करके उनकी पीठ वगैरह के साथ निकलेगा, या फिर किसी पशु ने खाया और उसके गोबर के साथ बाहर निकल रहा है। जैसे बकरियों के साथ अपन काफी बार देखते हैं, नीम जो बबूल होते हैं, बबूल के सीड्स आ जाते हैं। ठीक है, एक तो उनकी जो रॉ मटेरियल है या फिर गोबर वगैरह उसके साथ आ रहा है, एक उनकी बॉडी पर चिपक के आ रहे हैं। तो दोनों की क्रियाविधि को अलग अलग नाम दिया है। जैसे देखो, अपन बात करते हैं कि भाई बाह्य शरीर पर चिपक कर अलग जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं एंडोजोचूरी, और अगर पीठ वगैरह के साथ या गोबर के साथ आते हैं तो एपीचोरी बोलते हैं, एपीजोचोरी। ठीक है, मानव के द्वारा प्रसार होता है एंथ्रोपोचोरी। ठीक है, ये शब्द अब तुम्हें सारे नहीं मिलेंगे। कीट व चींटियों के द्वारा अगर खरपतवार अगर जगह से फैलते तो उसे क्या बोलेंगे? माइरेकोचोरी। ठीक है, इसके अलावा देखो, वानस्पतिक भागों की बात करें तो फ्लावर बड से गाजर घास विकसित हो सकती है। बीज के द्वारा तो होती ही है, लेकिन फ्लावर बड से भी उसका विस्तार हो सकता है। राइजोम, प्रकंद की बात करें तो बरु व कांस। इसके अलावा कंद की बात करें या स्टेम की बात करें तो मोथा। अब देखो, अपन काफी बार हो जाता है कि सर ट्यूबर्स के द्वारा मोथा आता है, कभी स्टेम के द्वारा मोथा लिखा, तो दोनों के द्वारा वो प्रोपोगेट हो सकता है। इसके अलावा तने के टुकड़ों के द्वारा अमरबेल, आप लोग अमरबेल को किसी भी तने से तोड़कर कहीं पे भी डाल दो, वो उसके ऊपर ग्रो करने लग जाएगी। तने के बिना ऑफशूट्स, ठीक है, तो ये तो इसमें माइनरी, इसमें यूज होता नहीं है खरपतवारों में। इसके अलावा देखिए, ऊपरी बूस्तारी यानी रनर्स की बात करें तो दूब घास। क्रिपिक जड़ यानी जो इनिशियल रूट होती है उसके द्वारा हिरणखुरी में। ठीक है, बल्ब के द्वारा जंगली प्याज, भाई प्याज में भी बल्ब और इसमें भी। अंत्य बूस्तारी का सकर्स और जड़ के द्वारा, ये अपने को इसमें नहीं देखना है। ठीक है, तो ये अपने पास इसमें है भी नहीं, सकर्स वगैरह इसको अपन याद भी नहीं करेंगे। तो अपने को याद ज्यादातर क्या करना, एक तो अपने को मोथा याद करना, सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास क्या रहेगा? मोथा। इसके अलावा रनर्स के द्वारा दूब घास। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन अपन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र के आधार पर अपन इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले अपने पास आता है जीवन चक्र के आधार पर। तो जीवन चक्र के आधार पर सबसे पहले अपने पास एनुअल वीड्स आते हैं, यानी एक वर्षीय। कौन से है? एक वर्षीय। एक वर्षीय यानी ऐसे बीज जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु या एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे बीज जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु या एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? एनुअल बीज। जैसे देखे बात करें, इसमें दो कैटेगरी है, खरीफ और रबी। तो खरीफ के अंदर लट जीरा या चिरचिटा, जंगली चौलाई, बड़ी दूधी, एक तरह से दूधी याद कर लो, हजार दाना, फाइलेंथस निरूरी जो किसमें लगता है? बाजरे में लगता है, हुलहुल, मोथा, गाजर घास या दूब घास। वैसे दूब घास पेरेनियल वीड के अंदर आएगा, तो अपन इसको यहां से कट कर देंगे। ठीक है, गाजर घास भी अपन यहां से कट कर देंगे, लेकिन खरीफ सीजन में ज्यादा उगती है इसलिए यहां पर डाला हुआ है, तो अपन इन दोनों वीड को कहां पढ़ेंगे? वहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा मोथा भी यहां से हटा देंगे, खरीफ में उगता है, खरीफ में उगता है, इसीलिए सीजन के अकॉर्डिंग यहां पर डाला हुआ है, लेकिन है क्या? पेरेनियल वीड्स है। इसके अलावा देखो, कांस छोड़ दो, अमरबेल छोड़ दो। ठीक है, इसके अलावा स्ट्राइगा रहने दो, इसी को अपन विच वीड बोलेंगे। तो अपने को याद करना है, एक तो जंगली चौलाई, ठीक है, दूधी, हजार दाना यानी फाइलेंथस निरूरी जिसको अपन बाजरे का प्रमुख वीड बोलते हैं। इसके अलावा अपन याद करेंगे स्ट्राइगा। ये 4-5 वीड याद करने, एक तो जंगली चौलाई, एमरैंथस विरिडस, इसके अलावा हजार दाना, फाइलेंथस निरूरी, इसके अलावा स्ट्राइगा, ठीक है, जिसे अपन स्ट्राइगा या विच वीड के नाम से अपन इसको जानेंगे। एक अपने को याद करना हुलहुल, क्या याद करना? हुलहुल। उसी तरह से अपन रबी की बात करें तो रबी में कृष्ण नील, सत्यानाशी, प्याजी,
ठीक है, चने का मुख्य है। बथुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बथुआ, और इसी से मिलता जुलता नाम खरदुआ, ठीक है। हिरणखुरी, गेहूंसा, औरबैंकी और जंगली गोभी यहां से हटा दो, जंगली गोभी द्विवर्षीय है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को यहां पर इसका नाम याद करना। अब माइनर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा एक वर्षीय रबी का बीज है, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय खरीफ का बीज है, ठीक है, माइनर है। इसके अलावा बेस्ट ऑन लाइफ साइकिल में अपन बात करते हैं किसकी, बाइनियल द्विवर्षीय की, द्विवर्षीय, ठीक है, किसकी बात करेंगे, द्विवर्षीय खरपतवार की। ऐसे बीज जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु से अधिक या फिर अपनी बोले 2 ऋतु या फिर 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं, जिसमें एक वर्ष में वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाएंगे और दूसरे वर्ष के अंदर सीड प्रोडक्शन करेंगे। तो एक वर्ष में तो क्या होगा, एक वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि होगी, वानस्पतिक वृद्धि, और दूसरे वर्ष में क्या होगा, बीज उत्पादन, बीज उत्पादन, ठीक है। अब यहां देखें सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास वाइल्ड कैरेट यानी जंगली गाजर, जंगली गाजर, ठीक है। दूसरा अपने पास आता है वाइल्ड गोभी, ठीक है, जंगली गोभी, वाइल्ड ऑनियन, जंगली प्याज, जंगली प्याज। देखो जंगली प्याज और प्याजी दोनों अलग अलग है, ठीक है, हालांकि स्ट्रक्चर सिमिलर है, प्लांट स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन प्याजी जो सबसे ज्यादा उगती है वो चने में उगती है। किसमें उगती है, चने में। और जब ये जंगली प्याज आता है ना तो इसके ऊपर सिर्फ डायरेक्ट क्या है, जमीन से जैसे निकलता है वो लंबा बढ़ता है और फ्लावर बड निकल जाती है। जब अपन उसको जमीन से निकालते हैं तो उसके अंदर बल्ब नहीं होता है, तो ये फर्क रहता है। तो ये जितनी भी वाइल्ड टाइप की वीड है, जितने भी वाइल्ड टाइप की, ये सारे क्या है, बहुवर्षीय खरपतवारों में आते हैं, ठीक है, सॉरी द्विवर्षीय खरपतवारों में आते हैं। इसके अलावा देखो पेरिनियल बहुवर्षीय की बात करते हैं, बहुवर्षीय, ठीक है, बहुवर्षीय। बहुवर्षीयों में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जरबेरी, क्या लिखेंगे, जरबेरी। क्या नाम है जरबेरी का, जरबेरी एज ए रूट स्टॉक, आपने बेर में पढ़ा है इसको, एज ए रूट स्टॉक बेर में पढ़ा है। जरबेरी का नाम क्या है, जंगली बेर आप लोग बोलते हैं, जाड़ी बेर वगैरह, जिजीफस रोटेंडिफोलिया पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या है, मोथा, दूब घास, ठीक है, दूब घास, बरू। सबसे इंपॉर्टेंट इन 3 को याद कर लो, ठीक है। लेंटाना चाहो तो लेंटाना भी पेरिनियल में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरबेरी, मोथा और दूब घास। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मोथा। अब अक्सर ध्यान रखना, मोथा वगैरह द्विवर्षीय में भी आते हैं, बहुवर्षीय में भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लाइफ साइकिल रहती है, क्योंकि मैंने वाइडली कल्टीवेटेड के हिसाब से, नॉन कल्टीवेटेड एरिया यानी जहां पर खेती नहीं होती उन क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो मोथा सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, अकृषिगत क्षेत्रों में, जैसे नहर वगैरह के किनारे, नदी के किनारे, तो वहां पर ये पेरिनियल टाइप में चलते रहते हैं। दूब घास एक एज ए पेरिनियल ही है, आप इसको कंट्रोल इजी वे में नहीं कर सकते, और दोनों ही नॉक्सियस वीड है, शैतान वीड है। कैसे है, शैतान है, जिनका कंट्रोल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जरबेरी एक तरह का वाइल्ड बेर है, जो छोटे छोटा बेर आप लोग मार्केट में खाते हैं, रेड रेड कलर के, वही बेर है, और ये पेरिनियल वीड के अंदर आता है, लेकिन वुडी प्लांट है। कैसा है, वुडी प्लांट है। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं बेस्ट ऑन कॉटिलिडोन्स, यानी बीज पत्रों के आधार पर। किसके आधार पर, बीज पत्रों के आधार पर। तो बीज पत्रों के आधार पर अपने पास 2 होता है, एक तो मोनोकोट यानी एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, मोनोकोट यानी मोनोकोट का मतलब क्या है, जिनको दालों की तरह प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभाजित नहीं किया जाता, जैसे दूब घास, मोथा, प्याजी और गेहूंसा। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि जितने भी मोनोकोट है इनमें जो पत्तियों की स्ट्रक्चर है वो नेरो है, पत्तियां कैसी है, नेरो। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं एक बीज पत्री खरपतवार या फिर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, वह सकड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती। लग रहा है ना, ये जितने भी देखो दूब घास सकड़ी सकड़ी पत्तियां होती है, पतली पतली लंबी, मोथा पतली, ये देखें मोथा सारी पतली पत्तियां, प्याजी एकदम पतली पत्ती होती है, प्याज की तरह ही पतली पतली पत्तियां होती है, गेहूंसा गेहूं की तरह पतली पतली पत्तियां होती है। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं कि मोनोकोट ऑब्लिक सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। इसके अलावा बात करें देखो डाइकोट की, द्विबीजपत्री की, द्विबीजपत्री। इसमें देखो अपने पास आता जंगली चौलाई, क्या आता है, जंगली चौलाई।
जंगली चौलाई की पत्तियां कैसी, चौड़ी चौड़ी। बथुआ चौड़ी। प्रिकली पियर यानी सत्यानाशी कैसी होती है, चौड़ी होती है। मकोई सेलेनम नाइग्रम कैसी होती है, चौड़ी। तो क्या आप द्विबीजपत्री को चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बोल सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जंगली चौलाई, बथुआ, सत्यानाशी और मकोई। क्लियर। इसके बात करें पैरासाइटिक नेचर पर, किस पे बात करें, पैरासाइटिक नेचर, परजीविता के आधार पर। ठीक है, परजीविता के आधार पर। अब इसको कैसे याद करोगे, 99% क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इजी वे में याद है अपने को। भाई पैरासाइटिक नेचर की बात करें, किसकी बात करें, पैरासाइटिक नेचर। भाई पहले तो परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी का मतलब जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, पैरासाइट। अब पैरासाइट अलग अलग रूप में हो सकते हैं, पैरासाइट अलग अलग रूप में हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, देखो एक तो अपन लिखते हैं TS, SS, TR और SR। ये इसलिए लिखा है कि कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूजन यहां पर कोई नहीं बने। क्यों, क्योंकि देखो जब अपने को पूछा जाता है ना कि पूर्ण तना और अर्ध तना, पूर्ण तना और अर्ध तना, क्योंकि वीड में आप लोग सीधा सा बोलते हैं CLOS, क्लोज बोलते हैं, लेकिन फिर भी अपन कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले पूर्ण तना था या पहले अर्ध तना था, पहले पूर्ण तना था या पहले अर्ध तना। तो मैंने बोला कि आपने को क्या बोलना, TSS बोलना है, क्या बोलना है, TSS। उसके बाद TR, SR। TSS, TS का मतलब है टोटल स्टेम यानी पूर्ण तना परजीवी, ठीक है। SS सेमी स्टेम अर्ध तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी। इसके अलावा TR पूर्ण जड़ टोटल रूट, पूर्ण जड़ टोटल रूट। SR अर्ध जड़। क्या याद हो जाएगा इजी वे में, याद हो जाएगा। तो अपने को जब भी पूछे परजीविता के आधार पर तो पहले यही बोलना TSS, TR, SR, क्योंकि TSS शब्द अपन काफी यूज करते हैं, तो इजी वे में अपने मुंह पे निकल भी जाएगा TSS, TR, SR। फिर अपने पास आता है, फिर सेकंड सॉल्यूशन अपने को लिखना है कि कौन से वीड है। ये तो पैरासाइटिक नेचर हो गया, अब अपन वीड की बात करेंगे। वीड कौन से हैं, तो वीड में अपन बोलते हैं CLOS, क्लोज। क्या बोलेंगे, क्लोज। C मीन्स कस्कुटा, ठीक है। L मतलब लोरेंथस, ठीक है। O मतलब ओराबेंकी, ठीक है, और स्ट्राइगा, ठीक है। क्या है, स्ट्राइगा। कस्कुटा, लोरेंथस, ओराबेंकी और स्ट्राइगा। कितने वीड हो गए, 4। इजी वे में हो जाएगा TSS, TR, SR और क्लोज। अब बात करें कस्कुटा किस में लगता है, रिज का, ठीक है, रिज का, ठीक है। बरसीन में याद मत करो, बरसीन में कांसनी जाएगी, ठीक है। ये फसल, ठीक है। भाई कौन सा वीड किसके ऊपर परजीवी के रूप में कैसे रहता है, कौन सा वीड किसके ऊपर कैसे रहता है, यही याद करना है। परजीविता में कौन सा वीड किसके ऊपर कैसे रहता है। लोरेंथस चाय के बागानों में, या फिर हॉर्टिकल्चर, ठीक है, आम वगैरह आप इसमें यूज कर सकते हैं। ओराबेंकी सोलेनेसी में, किसमें, ठीक है, सोलेनेसी, तंबाकू, सरसों वगैरह जितनी भी है उसमें इंक्लूड कर लोगे। स्ट्राइगा C4 में, ज्वार बाजरा, और सबसे ज्यादा ज्वार में, सबसे ज्यादा ज्वार में। तो इसी वे में याद कर सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं बनेगा। अपने को बोलना क्या है, TSS, TR, SR, TSS, TR, SR, TSS, TR, SR। सेकंड फॉर्म बोलनी है CLOS,
तो याद करने के लिए सबसे पहले TSS TR SR लिखकर उधर क्या लिख देंगे, क्लोज लिख देंगे। तो इसी वे में अपन इस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। और बाकी ऐसे ही याद करोगे पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, तो ये कंफ्यूजन होगा कि सर कौन सा पूर्ण था, कौन सा अर्ध है, कौन सा अर्ध है, कौन सा पूर्ण है। और नॉर्मली दे दिया कि लोरेंथस एक मुख्य परजीविता के रूप में निवास करता है, ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया। अब कंफ्यूज होते ही रहो कि कौन सा पूर्ण था या अर्ध था, तो अपने को ऐसे नहीं पकड़ना। अब जैसे लोरेंथस दिया तो पहले तो क्लोज लिख लो, क्या लिख लो, क्लोज, CLOS, फिर उसके बाद में TSS TR SR, TSS TR SR, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं वीड क्रॉप एसोसिएशन, यानी एक शब्दावली के रूप में बात कर लेते हैं। किसके बात में, शब्दावली में। या फिर खरपतवार और फसलों के बीच में संबंध के आधार पर, खरपतवार और फसलों के बीच में संबंध, क्या संबंध हो सकता है। सबसे पहला आता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट वीड, निरपेक्ष, जो फसलों को हमेशा ही हानि पहुंचाए, जो फसलों को हमेशा ही हानि पहुंचाए। तो निरपेक्ष का मतलब जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाए, हमेशा हानि पहुंचाए, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष, ठीक है। भाई अपन नॉर्मली बोलते हैं ना कि ये काम हो जाएगा एब्सोल्यूटली, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है कि ऐसे वीड निरपेक्ष जो किसी पक्ष में नहीं है, जो किसी पक्ष में नहीं है, उनका टारगेट है कि नुकसान पहुंचाना है तो वो पहुंचाएंगे। तो ऐसे वीड जो हमेशा ही फसलों को नुकसान पहुंचाता है, एग्जांपल सारे वीड सभी नुकसान पहुंचाते हैं, सभी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बात करो, देखो रिलेटिव, सापेक्ष, रिलेटिव जो उसके सगे संबंधी है, किसान इनको नहीं बोता है लेकिन फिर भी ये उग जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया और ऑटोमेटिक समझ जाओगे, गेहूं की मैंने फसल बोई, क्या बोई, गेहूं मैंने फसल बोई और इसमें चना उग गया, क्या उग गया, चना, ठीक है, चना उगना। या फिर मैंने बोया जैसे मक्का, क्या बोई, मक्का, और इसमें मूंग उग गया, मूंग उग गया। तो ये क्या है, उसी सीजन का। अभी देखो संबंध भी चेंज नहीं हुआ, खरीफ सॉरी रबी रबी, खरीफ खरीफ, सीजन भी चेंज नहीं हुआ, सीजन भी चेंज यहां पर नहीं हुआ। तो एक्चुअल में सापेक्ष का मतलब क्या है, रिलेटिव, भाई संबंधी। और संबंधी कैसे, जो एक ही सीजन के हैं, इनको किसान नहीं बोएगा, ये स्वतः उगते हैं, किसान नहीं बोता, ये स्वतः उगते हैं उसी सीजन के, ठीक है। इसके अलावा देखो बात करते हैं किसकी, देखो मिमिक्री, नकलची, क्या है, नकलची, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, नकलची जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं, शारीरिक रूप से समान दिखेंगे, इनमें जब तक फ्लोवरिंग नहीं होगी तब तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल इसमें आता है गेहूंसा, और गेहूंसा किसका मिमिक्री बीड है, गेहूं का, ठीक है। जीरी, जीरे का, जीरी जीरे का, यानी प्लांटेगो प्यूमिला क्यूमिन का मिमिक्री बीड है, ठीक है। इसके अलावा और बोलो मिमिक्री, जैसे जंगली जई, जई में, किसमें, जई में, जंगली धान, धान में, सावा धान में, दोनों सिमिलर है, सावा भी उसके सिमिलर है और जंगली धान भी उसके सिमिलर है। तो सावा और जंगली धान दोनों ही किसमें, धान में। तो इस तरह से कुछ माइनर माइनर बीट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, गेहूंसा, ठीक है। वैसे अपन ने सारा पहले कर रखा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देखो रोग्यू, क्या है, रोग्यू, फसल विशेष में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना, फसल विशेष में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना। एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल से अपन लेते हैं कि जैसे मैंने मक्का बोया, क्या बोया, मक्का, ठीक है। और मक्का की जो प्योर वेराइटी मैंने ग्रो की है वो विक्रम, कौन सी है, विक्रम।
मक्का की शुद्ध किस्म कौन सी है? शुद्ध किस्म मैंने बोई है विक्रम। और इस विक्रम में कुछ पौधे यानी गौण पौधे, ठीक है, गौण पौधे किसके उग जाए? गंगा फर्स्ट के। तो ये क्या होगा? रोग्यू होगा। क्या होगा? रोग्यू। यानी एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना, एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना, दूसरी किस्म का उगना क्या कहलाएगा? रोग्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोग्यू। अब ये अपने लिए क्या नुकसानदायक है मेरे भाई? किस्म तो चेंज हुई है। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि जैसे अपना ये फील्ड है और इस फील्ड में आपने गेहूं की एक पर्टिकुलर वेराइटी आपने ग्रो की है, कोई नाम बोलो। अरे ये बहुत पुरानी है, कोई नई वेराइटी बोलो ना यार, मैं यही करोगे तुम लोग। मार्केट में चलने वाली बोलो ना, जैसे राज 3070 क्या उग गई? आपने बोया क्या? राज 3070। क्या बोई? राज 3070। और इस राज 3070 में कुछ पौधे जैसे कल्याण सोना के उग गए। किसके उग गए? कल्याण सोना के। अब दोनों है क्या? गेहूं ही है, ठीक है, दोनों क्या है? गेहूं है। फिर भी ये कल्याण सोना क्या कहलाएगी? रोग्यू वीट, ठीक है। और इसको हटाना, एक एक को निकालना क्या कहलाएगा? रोगिंग। रोग्यू को हटाना ही क्या कहलाएगा? रोगिंग। रोग्यू को हटाना ही क्या कहलाएगा? रोगिंग कहलाएगा, ठीक है। और रोगिंग क्यों करना आवश्यक है? उद्देश्य क्या है? आनुवांशिक शुद्धता हेतु। आनुवांशिक शुद्धता हेतु, ठीक है। अगर देखो दोनों ही अलग अलग किस्में एक ही जगह रहेगी तो क्या होगा? पॉलिनेशन होगा और उसकी क्वालिटी खराब होगी, आनुवंशिक शुद्धता बिगड़ेगी। इसीलिए अपन क्या करेंगे कि शुद्ध वैरायटी रखने के चक्कर में जो अन्य किस्म होगी है उसको आप निकाल लोगे, ठीक है। और जो दूसरी किस्म होगी उसको निकालने की क्रिया को ही अपन क्या बोलेंगे? रोगिंग। यानी रोग्यू को हटाने की क्रिया रोगिंग कहलाएगी। अब अपने को पूछा जाता है रोगिंग क्यों अनिवार्य है? तो आनुवंशिक शुद्धता के लिए रोगिंग अनिवार्य है। आनुवंशिक शुद्धता के लिए दो क्रियाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस और दूसरी रोगिंग। ठीक है, समझ में आ गया रोग्यू क्या है और रोगिंग क्या है। इसके बाद अपन बात करेंगे नॉक्सियस। नॉक्सियस को बोलते हैं शैतान। क्या बोलते हैं? शैतान, ठीक है, जो नियंत्रित करने में बहुत कठिन हो। जिन खरपतवार को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो, जिन खरपतवार को नियंत्रित करना कठिन हो, ठीक है, जिनको नियंत्रित करना कठिन हो वो क्या कहलाएंगे? नॉक्सियस शैतान। अब नॉर्मली क्या होता है? दूब घास को आप नियंत्रित करते हो वापस उग जाती है, हाँ बिल्कुल मोथा, ठीक है। लिखो देखो, दूब घास और मोथा दोनों ही क्या है? नॉक्सियस है। आप इनको जैसे ही नियंत्रित करोगे, कुदाली वगैरह से खोदोगे, वापस थोड़े दिन बाद उग जाएगा। दूब घास में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, आप कितना भी उसको खोद पीट लो, थोड़े दिन बाद वापस उग आती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉक्सियस, ठीक है। बिल्कुल लॉक 1 लॉक 2 या आप कुछ भी कर सकते हैं, रात 14 82 रात 40 47 ये आप वेराइटी ले सकते हैं, 82 से 30, ठीक है। इसके अलावा हीरा मोती, जवाहर ज्योति, संगम, लाल बहादुर शास्त्री, छोटी लरमा, मोटी लरमा, पूसा लरमा, जो मर्जी आवे जो ले सकते हैं, है ना, कोई शुद्ध वैरायटी के रूप में। आपत्तिजनक, ऑब्जेक्शनल वीड, मतलब ये मुख्य खरपतवार होते हैं। देखो यहां पर जब भी पूछते हैं ना आपत्तिजनक खरपतवार है, आपत्ति का मतलब उसी के साथ उगता है और फसल में हमेशा ही नुकसान पैदा करता है। जैसे गेहूं में हिरणखुरी, सरसों में सत्यानाशी, रिजके में अमरबील और बरसीम में कासनी, ये सब आपत्तिजनक है। कैसे है? आपत्तिजनक, क्योंकि कोई न कोई आपत्ति इनसे क्रिएट होती है। जैसे अपन बात करें सरसों में सत्यानाशी, दोनों के बीज मिलेंगे,
ड्रॉपसी बीमारी होगी। इसके अलावा देखो ये हिरणखुरी क्या करती है, हिरणखुरी जब इसमें उगती है गेहूं के अंदर इस तरह से, तो गेहूं की फसल को बहुत डैमेज कर देती है, गेहूं की फसल को बहुत डैमेज करती है, तो गेहूं में काफी ज्यादा प्रोडक्शन गिर जाता है। तो अक्सर ये जो है ना कि हिरणखुरी किसका आपत्तिजनक खरपतवार है, गेहूं का। अनलिमिटेड बार पूछा है, लेकिन अपन क्या करते हैं, गलती करते हैं। अपने को पूछा जाता है गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है, पहला ऑप्शन है हिरणखुरी, हिरणखुरी, ठीक है। इसी के साथ दे दिया तुम्हें गेहूंसा, क्या दे दिया, गेहूंसा। 101% आप गेहूंसा ही करोगे, गेहूंसा ही अपन करते हैं। तो गेहूंसा अपने को नहीं करना है, अपने को आपत्तिजनक पूछा है तो क्या करेंगे, हिरणखुरी करेंगे। क्या करेंगे, हिरणखुरी। उसके बाद देखो खरपतवार नियंत्रण खत्म करने में आए हैं, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। सबसे पहले निषेधात्मक या प्रिवेनेटिव मेथड या प्रिवेनिशंस की बात करते हैं। किसी भी वीड को कंट्रोल करने के दो उपाय हो सकते हैं, एक इरेडिकेशन और एक निषेधात्मक। निषेधात्मक मीन्स ये होता है किसी नए क्षेत्र में प्रवेशन से रोकना, निरोधात्मक या निषेधात्मक इसका मतलब है किसी नए क्षेत्र में प्रवेशन से रोकना। जैसे प्लांट क्वारंटाइन एक्ट किसके लिए काम करता है, कि कोई रोग, कोई कीट, कोई वीड के बीज नए क्षेत्र में ना फैले, उसके लिए अपन प्लांट क्वारंटाइन यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा कि कोरोना सीजन में भी अपन ने यही किया था। अगर कोई बाहरी देशों से आए हैं, कोई बाहरी राज्यों से आए हैं, तो अपन ने उसको क्वारंटाइन किया था। क्या किया था, क्वारंटाइन, यानी कहीं रखकर स्पेशली अपन ने उसको देखा था कि उसमें वो सिम्टम्स है या नहीं है। तो सिमिलर यहां पर भी है निषेधात्मक वीड प्रिवेंशन, इसमें यह होगा कि किसी नए क्षेत्र में प्रवेशन से रोकना। लेकिन आप एक पढ़ते इरिडिगेशन, क्या पढ़ते हैं, इरिडिगेशन, इरिडिगेशन, ठीक है। इरिडिगेशन यानी उन्मूलन, उन्मूलन, पूर्ण रूप से नष्ट करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से नष्ट करना, पूर्णतः नष्ट करना। ये थोड़ा सा ध्यान रहना, देखो हमेशा ही पूछे जाते हैं कि किसी भी पेस्ट को नियंत्रित करने के लिए नए क्षेत्र में प्रवेश से रोकना, निषेधात्मक या निरोधात्मक, और किसी पेस्ट को पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है, इरिडिगेशन कहलाता है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण में कुछ विधियां जैसे भौतिक तथा यांत्रिक विधियां, क्योंकि आईपीएम अपन यहां पर भी फॉलो कर रहे हैं, तो आईपीएम में भौतिक तथा यांत्रिक विधियों में आप टिलेज ऑपरेशन अपना सकते हैं, हाथ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, जल प्लावन यानी ऐसे वीड जो शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं, ऐसे वीड जो शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं उनको आप पानी भरकर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मल्चिंग करके, स्टाल सीड बेड लगाकर, बिल्कुल स्टाल सीड बेड, मल्चिंग वगैरह करके, ये सारी विधियां किसमें आएगी भाई, भौतिक तथा यांत्रिक विधियों में आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। कौन सी है, रासायनिक विधियां। तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो रसायन काम आते हैं उसको अपन हर्बिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड, यानी हिंदी में शाकनाशी। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो रसायन है वो क्या है, शाकनाशी। अब देखो दो शब्द में यहां लिख रहा हूं, एक तो अपने पास आता है हर्बिसाइड, क्या आता है, हर्बिसाइड, और एक अपन बोलते हैं वीडीसाइड। क्या बोलते हैं, वीडीसाइड। लेकिन वीड को कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड काम नहीं लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड, माइट को माइटिसाइड, फंगस को फंजीसाइड, ठीक है, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोसाइड, ठीक है, ये चीजें अपन यूज करते हैं। लेकिन वीड को हर्बिसाइड, ना कि वीडीसाइड। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि सर वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट है। क्या है, प्लांट, और प्लांट मीन्स हर्ब, प्लांट मीन्स हर्ब, तो हर्ब को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड। इसके अलावा वीड कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आपकी क्रॉप से अदर ही हो, ऐसा भी है कि आपकी सेम किस्म भी हो सकती है, ठीक है, एक ही फसल की दूसरी किस्म भी हो सकती है, कोई दूसरी सीजन का पौधा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आइड साइड में उगा हुआ चारा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वीडीसाइड ना यूज करके हर्बिसाइड यूज करते हैं, किसी शाखीय पादपों को नियंत्रित करने वाला, शाखीय पादपों को नियंत्रित करने वाला। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन। देखो छोटा और अच्छे से अगर समझना चाहो तो माइनरी में तुम्हें वैसे ही समझा देता हूं। क्लासिफिकेशन पहला अपन लेते हैं सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, यानी चयनात्मक, चयनात्मक व अचयनात्मक, ठीक है, चयनात्मक और अचयनात्मक।
यानी वर्णात्मक और अवर्णात्मक, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। अब यहां पर देखो पहला अपन बात करते हैं सेलेक्टिव यानी चयनात्मक की, ठीक है। चयनात्मक यानी सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव हर्बिसाइड ऐसे ऐसे हर्बिसाइड जो टारगेट प्लांट को ही नष्ट करते हैं, ऐसे जो सिर्फ टारगेट प्लांट को ही नष्ट करते हैं। इन द सेंस अपन यूं कह सकते हैं जो चुन चुन कर मारते हैं। कैसे मारते हैं? चुन चुन कर मारते हैं। क्या बोलते हैं? पानी पिला दो, पानी पानी। क्या करते हैं? वहाँ वो ला रहे 3 जने, जाके क्या ही करोगे? थोड़ी देर बाद चारों उठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद चारों उठ जाते हैं, तो कंधा थोड़ देना था, पानी लेके आना आपने। ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं? सिर्फ चुन चुन के पौधों को मारते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे मेरे भाई, अभी ये चल रही है क्लास, इसको क्यों डिस्टर्ब करें, चलने देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने शाम को लगा देंगे, है ना। हाँ, तो देखो सेलेक्टिव का मतलब समझ गए, जो सिर्फ टारगेट प्लांट को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे पूरे खेत में आप लोगों ने सेलेक्टिव हर्बिसाइड डाले, ठीक है, अगर कोई वीड है तो वीड को ही कंट्रोल करेंगे, आपकी मुख्य फसल पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव। एग्जाम्पल याद नहीं करना, एग्जाम्पल याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आगे बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल याद नहीं करना है। ज्यादा पढ़ना भी हानिकारक है, तो अपने को इतना नहीं पढ़ना, अपने को दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अचयनात्मक यानी नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, कोई आवाज नहीं, नॉन सेलेक्टिव। अब इनका कोई टारगेट नहीं है, इनका कोई टारगेट नहीं है, जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको नष्ट करेंगे, जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको नष्ट करेंगे। जैसे देखो पैराक्वाट, हाँ ये बड़े जल्दी याद है, पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट सेट, और एक और याद करो तो वीड ऑयल, ठीक है। इनके अलावा जितने भी है वो सब इनके अलावा जितने भी है वो सब क्या है? सेलेक्टिव है। तो याद करने की जरूरत पड़ी कि सर 2,4-D, सल्फोसल्फ्यूरोन, आइसोप्रोट्यूरोन, पेंडिमिथाइलिन, सीमाजीन, एट्राजीन, बेसालिन, एलाफ्लोर, या कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। याद क्या करना है? पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट और वीड ऑयल। इनके अलावा जितने भी है वो सारे क्या है? सेलेक्टिव है। फॉर एग्जांपल लिखना चाहो तो एक दो के नाम लिख दो, 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन, मेटसल्फ्यूरोन, एक दो के नाम लिख लो, पेंडिमिथाइलिन, फ्लूक्लोरेलिन, ट्राइफ्लूरिलिन, ईटीपीसी, ठीक है, मेट्रीब्यूजिन, ये कुछ नाम लिखना चाहो तो लिख लो। बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा कि नॉन सेलेक्टिव याद करो, नॉन सेलेक्टिव के अलावा जितने भी है वो सब क्या है? सेलेक्टिव है। और नहीं याद हो तो नीचे नोट डाल के लिख दो कि नॉन सेलेक्टिव के अलावा जितने भी है वो सब सेलेक्टिव है। तो याद क्या करना? सिर्फ नॉन सेलेक्टिव, पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट और वीड ऑयल। और ये ऐसे हर्बिसाइड है, इनका अगर आप स्टैंडिंग क्रॉप में प्रयोग करोगे तो क्या होगा? फसल के साथ, वीड के साथ साथ आपकी फसल को भी नष्ट कर देंगे। इसीलिए इनका ज्यादातर रिकमेंडेशन अकृषि के क्षेत्रों में होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो कॉन्टेक्ट और ट्रांसलोकेटेड यानी संपर्क व स्थानांतरित, संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? संपर्क की। संपर्क जिसके भी कांटेक्ट में आएंगे उसको नष्ट कर देंगे, यानी एज ए नॉन सेलेक्टिव,
एज ए नॉन सेलेक्टिव। मैं नॉन सेलेक्टिव में भी यही बोला था कि भी जिसके भी संपर्क में आ रहे हैं उसको खत्म कर रहे हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है, कोई टारगेट नहीं है, जिसके भी कॉन्टेक्ट में आ गए उसको खत्म है। जैसे पैराक्वाट, पैराक्वाट व डाइक्वाट, ठीक है। और ये वीडोइल याद करो, क्या है वीडोइल, लेकिन इन दो को ज्यादातर याद करो। इसके अलावा स्थानांतरित, देखो और भी चीज बताता हूं संपर्क के अंदर, और भी ध्यान रखो ना, तो ऐसे ध्यान रखना, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट की कोई एक पत्ती विशेष पर ये पैराक्वाट या डाइक्वाट आए, जैसे इस पत्ती के ऊपर ही आया, ठीक है, तो सिर्फ यही पत्ती नष्ट होगी, सिर्फ यही पत्ती नष्ट होगी। जबकि स्थानांतरित में क्या होगा कि इस पत्ती के ऊपर आपने डाला तो यहां से अवशोषित होकर पूरे पौधे में फैलेगा। जैसे सांप डंक मारता है ना, पूरी बॉडी में फैलता है। ऐसे थोड़ी कि आपको पूरे को मारना है तो पूरी बॉडी पर डंक मार के आएगा, मारेगा, किसी एक शरीर विशेष के अंग विशेष पर वो डंक मारेगा और जहर पूरी बॉडी में फैलेगा। तो यही चीज होती है स्थानांतरित। पौधा विशेष के एक भाग पर डलेगा, कोई शाकनाशी कहीं एक विशेष भाग पर डलेगा और वहां से पूरे पौधे में फैलकर पूरे पौधे को नष्ट कर देगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्थानांतरित। क्या बोलेंगे, स्थानांतरित। तो स्थानांतरित के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट याद करोगे क्या, ग्लाइफोसेट, ठीक है। इसके अलावा 2,4-D आइसोप्रोट्यूरोन, इसके अलावा बाकी सारे याद कर लो, ठीक है। आइसो के अलावा सभी, जो सभी कौन से सेलेक्टिव है, जो सभी सेलेक्टिव है। तो ये एक विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ग्लाइफोसेट का। क्यों, क्योंकि ग्लाइफोसेट जो है, ग्लाइफोसेट, ये ग्लाइफोसेट नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड, यानी क्या है कि भाई अवर्णात्मक और स्थानांतरित शाकनाशी है, अवर्णात्मक स्थानांतरित शाकनाशी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये संपर्क स्थानांतरित हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा बात करो किसकी, प्रयोग के आधार पर किस शाकनाशी को किस जगह या कब प्रयोग करते हैं। तो उसमें देखो अपन बात करते हैं किसकी, PPI की, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी बुआई से पहले, बुआई से पहले। ऐसे आप लोगों को सीधा सा दिया जाएगा, आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग बुआई से पहले किया जाता उनको बोला जाता है PPI, PE, POE, ठीक। तो अपने को शब्द ढूंढना है कि क्या बोला जाता है, ऐसे शाकनाशी जिनको बुआई से पहले मृदा में मिलाया जाता हो। तो बुआई से पहले मृदा में दो शाकनाशी सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखोगे, एक तो फ्लूक्लोरेलिन, ठीक है, और एक ट्राइफ्लूरेलिन, दो ही याद रखने हैं। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है फ्लूक्लोरेलिन फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन, फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन, जो दाल व तिल इनके लिए सबसे विशेष माना जाता है, यानी दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए सबसे मेजर माना जाता है, क्योंकि अपन ने अक्सर यही पढ़ा है फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमिथाइलिन, ठीक है। फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग अपन कब करेंगे, बुआई से पहले। तो अपने को एप्लीकेशन के आधार पर भाई कब आप शाकनाशी का प्रयोग करेंगे, तो उसके अंदर अपन सीधा सा बोलते हैं कि बुआई से पहले कौन कौन से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो बुआई से पहले अपने पास फ्लूक्लोरेलिन और ट्राइफ्लूरेलिन, इन दोनों का प्रयोग अपन कब करेंगे, बुआई से पहले। इसके बाद अपने पास आता है PE, प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस यानी बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। तो इसके अंदर अपन याद करेंगे MBA पास, MBA पास। ये जो शाकनाशी है इनका प्रयोग आप कब करोगे, बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। देखो M मेट्रीब्यूजिन, मेट्रीब्यूजिन, ठीक है, B ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, A एट्राजीन या फिर एलाक्लोर बोल दो, एलाक्लोर, P पेंडिमिथाइलिन, पेंडिमिथाइलिन, A एट्राजीन और S सीमाजीन,
ये सारे शाकनाशी कौन से हैं? जिनका प्रयोग बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले करेंगे, बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। ठीक है, एक लास्ट अपने पास आता POE, पोस्ट इमर्जेंस, अंकुरण के बाद, और ज्यादातर इनका प्रयोग अपन करते हैं अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। अब ध्यान रखना, देखो POE के अंदर एक विशेष पॉइंट ये है, POE बुआई के बाद लेकिन सॉरी अंकुरण के बाद, अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद, अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप नॉर्मली आइसोप्रोटिरोन, सल्फोसल्फिरोन इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक अपन पढ़ेंगे ले बाई एप्लीकेशन, ले बाई एप्लीकेशन, और इस ले बाई एप्लीकेशन में सिर्फ 2,4-D का प्रयोग होगा, 2,4-D। ठीक है, ले बाई एप्लीकेशन में किसका होगा? 2,4-D का। इस ले बाई एप्लीकेशन का मतलब है अंतिम निराई गुड़ाई पर, अंतिम निराई गुड़ाई पर। भाई नॉर्मली देखो निराई गुड़ाई किस लिए करते हैं? खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, सॉइल को अच्छी एरिएट करने के लिए अपन निराई गुड़ाई करते हैं। जैसे मक्का के अंदर 3 निराई गुड़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कितनी निराई गुड़ाई होनी चाहिए? 3। तो अब आपने 2 निराई गुड़ाई की, कितनी निराई गुड़ाई की? 2, और उसके अंदर 2 निराई गुड़ाई करने के बावजूद भी खरपतवार नियंत्रित नहीं हुए, तो उस कंडीशन में आप उस हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ले बाई एप्लीकेशन। और 2,4-D रिकमेंडेड है गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। तो गेहूं में अपने को काफी बार ऐसा है कि अपने को निराई गुड़ाई का टाइम नहीं मिलता है, और काफी बार अपन 2 निराई गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वीड काफी ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार आ जाते हैं उनको निकालने के लिए अपन फिर क्या करेंगे? 2,4-D का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये अपना एप्लीकेशन के आधार पर है। उसके बाद अपने पास आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या आता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण। ठीक है, जितना समझोगे, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ा दूंगा। बाकी 1 घंटे में भी हो सकता है, और जब अपन ने पढ़ा तो 7 घंटे में भी हुआ था। ये फर्क है कि किस तरह से आप कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, जब अपन ने 7 घंटे में भी पढ़ा था तब भी यही था। तो ये तो हाँ, कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर देखो, सबसे पहले 2 तरह से अपन इसका कंट्रोल लेंगे। पहले तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? किसी जीव के द्वारा नियंत्रित करना, या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल में अपन यही बोलते हैं एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को नियंत्रित करना। ठीक है, इसमें 2 तरह का एप्लीकेशन अपन लेंगे, एक बायो एजेंट, दूसरा माइको हर्बिसाइड या बायो हर्बिसाइड। लेकिन बायो हर्बिसाइड से भी ज्यादा माइको हर्बिसाइड बोलना ज्यादा उचित रहता है। माइको इन द सेंस भाई माइक्रोब से प्राप्त हुआ ऐसा हर्बिसाइड, जो किसी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त हुआ, उसको अपन माइको हर्बिसाइड बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ऐसे रसायन या ऐसे शाकनाशी जो किसी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? माइको हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर 2 तरह के हैं, एक तो अपने पास बायो एजेंट यानी मित्र कीट। क्या है? मित्र कीट। मित्र कीट का मतलब कि जो उसके साथ रहकर उसी को नष्ट कर दे। भाई मित्र, मैंने बोला ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा घातक शत्रु है मित्र। सर, सुपरवाइजर के एग्जाम का आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी क्लास नहीं चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो। अब भाई देखो, क्लासें हो जाएगी है ना, क्लास हो जाएगी है ना, क्वेश्चन की आंसर की अपन तैयारी कर रहे हैं, और अभी तो जहाँ तक मुझे पता आज या कल के अंदर अपन इसको स्टार्टअप कर देंगे है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगी तुम्हारा। हमें भी लग रहा है कि अब तुम्हें थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने चाहिए,
और जितने मैं तो ये कहूँ कि जितने जिस टाइप के क्वेश्चन हाईटेक ने करवाए हैं उस टाइप के क्वेश्चन ना तो तुम्हें कहीं मिलेंगे, और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये देता है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि अदर काफ़ी जगह आप लोगों ने देखा होगा 1 घंटे में 7 क्वेश्चन 8 घंटे क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने 100 150 क्वेश्चन भी करवाए, ठीक है। और तुम भी तो बैठे बैठते थे पहले शुरू शुरू में, हाँ, ठीक है। तो अपन 1-2 दिन में इसका तैयारी करके अपन इसको स्टार्टअप कर देंगे, 1 या 2 दिन का टाइम दो, है ना, इसको लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बायो एजेंट की बात करते हैं। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बायो एजेंट को मित्र कीट, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, मित्र कीट, ठीक है। तो कह रहे कि लाइव क्लास नहीं ले रहे, कल से, है ना, कल से तुम्हारी ऑब्जेक्टिव की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। देखो मित्र कीट की बात करें, अब देखो एक चीज है ना, काफी बार ऐसे पूछ लेते हैं प्योरली या टफली क्वेश्चन में दे देते हैं कि मित्र कीट में सबसे ज्यादा कीट जो है वो किस गण से संबंधित, तो हाइमेनोप्टेरा गण से। ये गण है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है, जो एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं उनको तो पता है। हाइमेनोप्टेरा क्या है, हाइमेनोप्टेरा, इस गण के कीट सबसे ज्यादा बायो एजेंट में है, ठीक है। अब बायो एजेंट में बात करें, देखो सबसे पहले जैविक नियंत्रण की बात करूं, जैविक नियंत्रण, तो इस विश्व में सबसे पहले जो जैविक नियंत्रण हुआ था वो जरायन का हुआ था। किसका हुआ था, जरायन का। इसको आप बोलते हैं लेंटाना, क्या बोलते हैं, लेंटाना। और इसका जो नियंत्रण हुआ था 1902 में, 1902 में हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल किसका हुआ था, लेंटाना कैमरा का हुआ था। सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल लेंटाना कैमरा का हुआ था, कहां पर, हवाई द्वीप में। कहां पर हुआ था, हवाई द्वीप में, 1902 में। अब देखो भारत में प्रथम आयातित खरपतवार भी लेंटाना है, भारत में प्रथम आयातित खरपतवार भी लेंटाना है, और भारत में सबसे पहले नियंत्रित भी लेंटाना का ही हुआ है। विश्व में सबसे पहले नियंत्रण भी लेंटाना का हुआ है, भारत में सबसे पहले नियंत्रण भी लेंटाना का। किससे, जैविक विधि से, किससे, जैविक विधि से। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की जब बात आती है ना मित्र कीट की, तो मित्र कीट में अपन कहते हैं कि जैविक नियंत्रण विश्व में सबसे पहले लेंटाना कैमरा का 1902 में हुआ था, कहां, हवाई द्वीप में। इसके अलावा भारत की बात करें, किसकी बात करें, भारत की, तो भारत में किस वीड का कब नियंत्रण हुआ, किस वीड का कब नियंत्रण हुआ, तो सबसे पहले अपन सन की बात करते हैं, वर्ष, किस वर्ष में किसका नियंत्रण हुआ, किसके द्वारा, कीट का नाम क्या है, ठीक है, ठीक है, वीड का नाम क्या है, किस वीड का नियंत्रण किया गया, और इस कीट को कहां से लेके आए, आयातित देश, आयातित देश, यानी जिस कीट का आप प्रयोग करने वाले हो उस कीट को कहां से लेके आए, ठीक है। जैसे पहले सबसे पहले 1921 में बात करूं, 1921 क्रोसिडोसिमा लेंटाना, क्रोसिडोसिमा लेंटाना, इस क्रोसिडोसिमा लेंटाना, अब देखो ये कुछ करता कुछ भी नहीं, क्रोसिडोसिमा लेंटाना एक लट होती है, आप लोगों को मैंने दिखाई थी व्हाइट कलर की, जिसके चेहरे पे और एंड छोर पर रेड रेड डॉट होता है। वो लट क्या करती है, जैसे ये तना है, इस तने के अंदर घुसेगी और इसको अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी एज ए डेड हर्ट, ठीक है, या डेड स्टेम, अंदर से इसके जितने भी है उसको खोखला कर देगी और पौधे को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एक छोटी सी लार्वा या कैटरपिलर टाइप में लट होती है जो अंदर घुसकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो क्रोसिडोसिमा लेंटाना एक कीट है, क्या है, कीट है, नाम ही क्या है, क्रोसिडोसिमा लेंटाना, जिसका नियंत्रण लेंटाना कैमरा के लिए किया गया। अब अपने को पूछा जाता है कि लेंटाना कैमरा का नियंत्रण के लिए कौन से कीट का प्रयोग किया गया, क्रोसिडोसिमा लेंटाना का। किस वर्ष में इसको क्रोसिडोसिमा लेंटाना को कहां से लाए, मैक्सिको से लेके आए, कहां से लेके आए, मैक्सिको से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि लेंटाना कैमरा का नियंत्रण क्रोसिडोसिमा लेंटाना से 1921 में किया, इस क्रोसिडोसिमा लेंटाना को मैक्सिको से लेके आए, ठीक है। दूसरा नियंत्रण हुआ था 1926 में, डेक्टाइलोपियस ओपेंसी कीट का नागफनी के ऊपर प्रयोग किया गया। देखो नागफनी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, इस तरह हाथ के पंजे की तरह पत्ते होते हैं, कांटेदार, कहते हैं ना कि घर में छोटे भाई बहन पर हाथ उठाओगे तो इनके अंदर तुम्हारा हाथ उठ जाते हैं, बोलते हैं ना, काफी बार अपन थोर वगैरह देखते हैं, दंड थोर वगैरह, और उसके अंदर एक पन्ने पत्ते की तरह हाथ आ जाता है।
या तो तू तेरी बहन को मारा होगा, छोटे भाई वगैरह को मारा होगा, तो हाथ वो ऐसा कुछ होता नहीं, सब डराने के लिए है कि तेरे हाथ में कांटे चुभेंगे। तो ऐसा पत्ता होता है जैसे अपन काफी बार देखते हैं नागफनी वगैरह, इस तरह का, इस तरह पत्ता होता है, इसके ऊपर कांटे होते हैं। अब ये नागफनी के अंदर ये डेक्टाइलोपियस ओपेंसी करता क्या है, फंगस क्रिएट कर देता है। आप लोगों ने मिलीबग देखा होगा, मिलीबग देखा, तो मिलीबग जैसा ये कीट है, जब आप इसको इसके ऊपर छोड़ोगे तो पूरा पौधा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, पूरा पौधा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा और गल कर सूखने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसको अपन लेके आए थे श्रीलंका से। कहां से लेके आए थे? श्रीलंका से, ठीक है। बिल्कुल क्रॉप्स में एनपीके आप लोगों को पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने हैं ना, बिल्कुल पढ़ने हैं। इसके अलावा देखो गाजर घास सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गाजर घास का नियंत्रण 1983 में हुआ था, ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। आप लोगों ने लेडी बर्ड बीटल देखी, रेड कलर में ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं। आप लोगों ने रिचके के अंदर देखी होगी, रिचके में काफी दिख जाती है लेडी बर्ड बीटल रेड कलर की, जिस पर ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं। सेम वही ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा सेम उसी आकार में होता है, बस फर्क इतना है कि दुधिया इसकी बॉडी होती है और ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं। हल्की सफेद इसकी बॉडी होगी और ब्लैक ब्लैक इसके ऊपर स्पॉट या फिर ऐसी धारियां होगी, छोटी छोटी धारियां होगी। तो उसका नाम क्या? ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। किसका? कीट का। इस कीट का प्रयोग गाजर घास के लिए किया गया था और इसको भी मेक्सिको से लेके आए थे। एक 1982 में नियोचेटिना या नियोचेटिना ब्रूची का प्रयोग जलकुंभी के लिए किया गया, जिसको यूएसए से लेके आए, ठीक है। यूएसए से लेके आए थे कब? 1982 में। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए माइको हर्बिसाइड है, ठीक है। माइको हर्बिसाइड जो किन्हीं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऐसे हर्बिसाइड या वे शाकनाशी जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। वे शाकनाशी जो किन्हीं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हो चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, या फिर कोई अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपने लिए यहां पर दो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कवक सबसे ज्यादा है और एक बैक्टीरिया है, यानी आपको सिर्फ बायोपोस को छोड़ करके बाकी सारे क्या है? कवक से प्राप्त हुए हैं। और यही पूछा जाता है निम्न में से कौन सा माइको हर्बिसाइड जीवाणु से प्राप्त होता है? बायोपोस, ठीक है। इसके अलावा देखो सबसे पहले मैं डिवाइन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? डिवाइन की। डिवाइन को मैं फर्स्ट माइको हर्बिसाइड बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? फर्स्ट माइको हर्बिसाइड। और इसकी जो खोज हुई थी 1981 में हुई थी, 1981 में, यानी डिवाइन का सबसे पहले प्रयोग 1981 में हुआ था, ठीक है। जिस तरह से आप बोलते हैं ना कि सबसे पहले शाकनाशी कौन सा खोजा गया था? 2,4-D खोजा गया था। उसी तरह से माइको हर्बिसाइड में सबसे पहले कौन सा आया था? डिवाइन आया था। कब? 1981 में। अब देखो इस डिवाइन को किससे तैयार किया गया था? फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा कवक से, और कुछ भी याद नहीं रखना, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा कवक से। किसके अगेंस्ट इसको यूज किया गया? तो ऐसे वीड जो स्ट्रेंगलर वाइन वीड है, यानी जो गले को घोट कर मार देते, जैसे जो लताओं के रूप में चलते, जैसे स्ट्राइगा। आप लोगों ने देखा होगा स्ट्राइगा पूरे पौधे के तने पर जाता है और शीर्ष भाग पर लिपटता है और पौधे को नीचे की तरफ कर देता है। तो ऐसे वीड जो पौधे पर लिपट कर चलते हैं, ऐसे वीड को नियंत्रित करने के लिए अपन डिवाइन का यूज करते हैं। डिवाइन फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा कवक से प्राप्त किया गया और इसका प्रयोग स्ट्रेंगलर वाइन वीड को नियंत्रित करने में करता है। इसमें नहीं लिखा है, लिख लेना, स्ट्रेंगलर वाइन वीड, स्ट्रेंगलर वाइन वीड, ठीक है। स्ट्रेंगलर वाइन वीड को नियंत्रित करने में किया जाता है। और ये करता क्या है? डिवाइन जब आप इन पौधों में अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा? रूट रोट पैदा कर देगा। डिवाइन क्या करेगा? रूट रोट। ये देखिए खरपतवारों की जड़ों को गलन पैदा कर देता है या गला देता है, यानी एक तरह से रूट रोट पैदा करता है। क्या करता है? रूट रोट। और रूट रोट, रोट का मतलब क्या होता है? सड़न। तो डिवाइन फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा कवक से तैयार किया गया है, स्ट्रेंगलर वाइन वीड के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जड़ों, जो स्ट्रेंगलर वाइन वीड है, इनकी जड़ों में रूट रोट पैदा करके उनको नष्ट कर देता है। अगला अपने पास आता कोलेगो, जो कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइड से प्राप्त किया जाता है। ये भी एक तरह का
फंगस है। इसके अलावा इसका प्रयोग अपन धान के जाइंट बेच में करेंगे, धान का जो जाइंट बेच वीड है उसके अंदर करेंगे। इसके अलावा लुबाउ 2 ये नया है, लुबाउ 2 एक नया है, इसका प्रयोग लुबाउ 2, ले बाउ नहीं, लू बाउ, ठीक है, लू बाउ, ठीक है। ये लुबाउ 2 का प्रयोग रिचके में होगा, कहां पर होगा, रिचके में। और इसको अपन तैयार करते हैं वापस किससे, कोलेट्रोट्राइकम ग्लाइस्पोराइड से ही, ठीक है। इसके अलावा देखो बायोपोलारिस, बायोपोलारिस सॉर्गिकोला, 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 सॉर्गम हेलिपेंस, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था। बरू के नियंत्रण में कौन सा माइको हर्बिसाइड यूज करते हैं, बायोपोलारिस, या बायोपोलारिस का प्रयोग किसके अगेंस्ट करेंगे, सॉर्गम हेलिपेंस में करेंगे, यानी बरू में करेंगे, ठीक है, जॉनसन घास के लिए। इसके अलावा बायोपोस, ये सारे वीड को कंट्रोल करने में काम आता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है, बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। अगला बात करते हैं शाकनाशियों के व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम, क्या है, ट्रेड नेम, व्यापारिक नाम। कौन सा शाकनाशी मार्केट में किस नाम से मिलता है, 2,4-D, प्लांट गार्ड या वीडोन, प्लांट गार्ड एज ए हार्मोन, वीडोन एज ए वीड, हाँ हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट, राउंडअप, ग्लाइफोसेट, राउंडअप। देखो मैं तुम्हें यहां पर जिसके गोला गोला करूं ना उसको थोड़ा ज्यादा याद करना है ना, बाकी को बोले याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना। प्रोपेनिल, स्टाम्प F34 याद करना है, दान में काम आता है। पेंडिमिथाइलिन, स्टाम्प F34 नहीं, प्रोपेलिन स्टाम्प F34 और पेंडिमिथाइलिन स्टाम्प, ठीक है। पेंडिमिथाइलिन दाल और तिलन, दलन और तिलन। पैराक्वाट, स्विप या गैमेक्सोन या ग्रामेक्सोन। इसके अलावा ऑक्सीफ्लूरोपेन छोड़ देना, कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है, इसमें आधे तो बेन हो गए हैं। नाइट्रोफेन, टॉक E25, टॉक E25। मेट्रीब्यूजिन, सेंसकोर, मेट्रीब्यूजिन, सेंसकोर। मेटोक्लोर या मेटक्लोर ड्यूअल, फ्लूक्लोरिलीन, बेसालीन, ठीक है। आइसोप्रोटिरोन, रौनक या एरेलोन, रौनक या एरेलोन। ब्यूटाक्लोर, मेचेटी, एलाक्लोर, लासो। एट्राजीन, एट्रॉक्स। सीमेजीन, टीफासीन, देखो लिखा हुआ प्रतिबंधित है। इमीजाथापर, इमीजाथापर गार्ड या परशूट। इमीजाथापर सोयाबीन के लिए रिकमेंडेड है, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है सोयाबीन में अंकुरण के बाद कौन सा यूज किया जाता है, इमीजाथापर यूज किया जाएगा, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सोयाबीन के लिए या सोयाबीन में सबसे ज्यादा कौन सा हर्बिसाइड यूज किया जाता है, इमीजाथापर। इसके अलावा देख लो पायरेजोसल्फ्यूरोन, साथी, सल्फोसल्फ्यूरोन, लीडर और मेटसल्फ्यूरोन एस्कॉर्ट, मेटसल्फ्यूरोन एस्कॉर्ट, ये सारे के सारे अपने को याद करने हैं। तो यहाँ वीड अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़ा कि वीड इज एन अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड, यानी वह अनावश्यक पौधे जिनकी जहां जरूरत नहीं होती वहां पर उग जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। फिर अपन ने बात की थी कि खरपतवार में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट DWR की, किसकी बात की थी, DWR की। बताओ कोई हिस्ट्री, DWR कहाँ है, देख भाई मेरे भाई श्री राम यादव जी, बेन के लिए तो आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी, बैठो एक बार, है ना। बेन के लिए तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट देखनी पड़ेगी। उसका कारण है ये जो अभी अपन ने पढ़े हैं ना, ठीक है, अभी जो अपन ने पढ़े हैं इसमें से भी मस्ट ऑफ बेन है, लेकिन मार्केट में फिर भी यूज हो रहे हैं, फिर भी यूज हो रहे हैं। क्यों यूज हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि आपने नया एडिटिव ऑप्शन उसका कुछ नहीं दिया है। जैसे आपने पहले सीमाजीन बैन किया था, फिर वापस चालू किया,
फिर एट्राजीन को बैन कर दिया, फिर वापस सिमाजीन को बैन कर दिया। तो ये इस तरह से एक एडिटिव पॉइंट होना चाहिए कि आपने एक दवाई को बैन किया तो उसकी जगह अपन कोई दूसरी यूज कर सकते हैं। अभी वर्ष 2022 में भी 20-22 प्रकार के यूज हुए थे, हालांकि टोटल इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड थे, उसके अंदर कुछ हर्बिसाइड भी थे, कुछ इंसेक्टिसाइड भी थे, कुछ निमेटिसाइड भी थे, अलग अलग प्रकार के थे, कुछ माइटिसाइड भी थे। तो जो जो मानव स्वास्थ्य पर प्रभावित है या फिर सॉइल पर प्रभावित है या वातावरण पर प्रभावित है उनको सबको बैन कर दिया। तो जैसे अब नॉर्मली काफी सारे इंसेक्टिसाइड, उसकी अपन लिस्ट ही देखनी पड़ेगी कि क्या क्या थे। तो अपन इंट्रोडक्शन में अपन ने वीड क्या होता है ये देखा, इंस्टीट्यूट में अपन ने DWR की बात करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। फिर इसको नेशनल रिसर्च ऑन वीड साइंस के ऊपर अपन ने जाना था। फिर उसके बाद इसका नाम हो गया डायरेक्टरेट वीड रिसर्च, डायरेक्टरेट वीड साइंस रिसर्च, डायरेक्टरेट वीड रिसर्च, ये इसके सीक्वेंसली नाम चेंज होते हुए आए थे। उसके बाद अपन ने बात की थी एक साइंटिस्ट की, तो उसमें अपन ने कहा था जेथ्रो टूल। ठीक है, जेथ्रो टूल कौन है? फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ वीड साइंस। और फादर ऑफ वीड साइंस की जब अपन बात करते हैं तो फादर ऑफ वीड साइंस में जेथ्रो टूल को बोलते हैं। जेथ्रो टूल में और उसके एडिटिव पॉइंट रखे तो जेथ्रो टूल फादर ऑफ टिलेज भी है, और इन्होंने टिलेज शब्द भी दिया, जीरो टिलेज शब्द भी दिया, लेकिन जीरो टिलेज के जनक जेबी ट्रिपलेट है। इन्होंने जेथ्रो टूल ने एक बुक लिखी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, कौन सी थी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। उसके बाद अपन ने कैरेक्टर्स देखे जिसमें अपन ने कहा था कि मोर सीड प्रोडक्शन, खरपतवारों का सामान्य फसलों से अधिक बीज उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जंगली चौलाई 1,96,000। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद की थी। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि गाजर घास और सत्यानाशी, इनमें अप्रोक्स बीज उत्पादन होता है कितना? 5,000 के समथिंग। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने मेजरली की थी। इसके अलावा अपन ने कहा था कि एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, काफी गहरी जड़ें होती है जो 4 से 5 मीटर या 4 से 6 मीटर तक गहरी चली जाती है, जिसके अंदर अपन ने कांस वगैरह रखा था। ठीक है, कांस, गोखरू वगैरह, ये काफी सारे प्रकार के वीड होते हैं जिनकी जड़ें काफी अंदर चली जाती है। फिर अपन ने कहा था इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, वीड क्रॉप कंपटीशन। तो वीड क्रॉप कंपटीशन में अपन ने लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट के लिए अपन ने कंपटीशन देखा था। इसके बाद अपन बात करते हैं कि खरपतवारों से क्या क्या लाभ है। तो लाभ अपन खेती के अंदर भी देखते हैं, तो काफी प्रकार के वीड कंपोस्ट बनाने में काम आते हैं, काफी प्रकार के वीड औषधीय महत्व में काम आते हैं, काफी प्रकार के वीड अपन भाई खेती में बाढ़ के रूप में यूज करते हैं, काफी प्रकार के वीड रोगों के निदान में काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा काफी सारे प्रकार के बीज जो औद्योगिक महत्व में रखते हैं, जैसे मोथा, जिससे इत्र वगैरह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गुम्ब वगैरह, जिसे ल्यूकोस एस्प्रा वगैरह, ये सारी चीजें अपन काम करते हैं। हुल कीटों को भगाने में काम आता है, आंख निमेटोड नियंत्रण में काम आता है। तो काफी सारी चीजें देखी थी। दूब घास एक आंतरिक स्तंभ के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा चर्म रोग के निदान में भी काम करता है। इसके अलावा वीड से होने वाली हानियों में देखें तो खरपतवार से, जैसे पार्थिनियम की बात करते हैं तो पार्थिनियम से अस्थमा हो जाता है, एलर्जी होती है, क्योंकि उससे पार्थेनिन निकलता है। क्या निकलता है? पार्थेनिन। और पार्थेनिन की वजह से क्या होता है? अस्थमा वगैरह, एलर्जी हो जाती है। तो अक्सर पूछा जाता है अस्थमा किस वीड से होता है। तो इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा सत्यानाशी, जॉइंटिस वगैरह या पीलिया निदान में भी काम आता है। तो कुछ माइनर एडिटिव पॉइंट इसमें रहते हैं। इसके अलावा अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल देखे थे। तो एनुअल के अंदर जो पेरिनियल था उसको मैंने यहाँ पर काट दिया था। इसके अलावा अपन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन लिया था परजीविता के आधार पर, जिसके अंदर अपन ने कहा था कि TSS, TR, SR और क्लोज। TSS, TR, SR और क्लोज। TS टोटल स्टेम, SS सेमी स्टेम, TR टोटल रूट, SR सेमी रूट। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था CLOS, कसकुटा, रिचके में, लोरेंथस चाय के बागानों में या हॉर्टिकल्चर में, और अबेंकी सोलेनेसी में, स्ट्राइगा C4 प्लांट में। ठीक है, CLOS, ये चीजें हो गई थी। उसके बाद अपन ने मेजरली बात कर ली थी किस पर? निरपेक्ष, सापेक्ष, मिमिक्री यानी नकलची, रोग्यू। ठीक है, रोगिंग करने का मेन उद्देश्य अपन ने देखा कि आनुवंशिक शुद्धताएं बनाए रखने के लिए। उसके बाद अपन ने इसका प्रसार भी देखा कि किस तरह से वीड प्रसारित होता है, जिसमें अपन ने वेजिटेटिव और सीड के द्वारा बात की थी। सीड में काफी प्रकार की क्रियाएं लिखी थी, हवा के द्वारा फैलेगा, पशु पक्षियों के द्वारा फैलेगा, पशु पक्षियों के बाह्य भाग के द्वारा फैलेगा, पशु पक्षियों के आंतरिक भाग के द्वारा फैलेगा। इन सारी चीजों का अपन ने विवेचना की थी। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि कौन सा ट्यूबर से होता है, कौन सा स्टेम से होता है, कौन सा ट्यूबर स्टेम से होता है, कौन सा बल्ब से होता है, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ देखी थी। इसके बाद अपन ने डायरेक्ट वीड कंट्रोल की बात की थी। वीड कंट्रोल के अंदर अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी कि वीड को नियंत्रित करने के
के लिए दो एक तो प्रिवेंटिव मेथड और दूसरा इरेडिकेशन। इरेडिकेशन में पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है प्रिवेंशन, या प्रिवेंटिव मेथड निरोधात्मक या निषेधात्मक, जिसे नए क्षेत्र में प्रवेशन से रोका जाता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि हर्बिसाइड ऐसे रसायन जो खरपतवारों को नियंत्रित करने में काम आते हैं या शाकीय पादपों को नियंत्रित करने में काम आते हैं, उसे अपन शाकनाशी या हर्बिसाइड बोलते हैं। हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन लिया था पहला सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव वीड या सेलेक्टिव हर्बिसाइड के अंदर अपन कहते हैं कि ऐसे जो हर्बिसाइड जो सिर्फ टारगेट प्लांट को ही नष्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अपने को यहाँ याद नहीं करने थे। नॉन सेलेक्टिव ऐसे हर्बिसाइड जो सारे पौधों को नष्ट कर देते हैं, इनका कोई टारगेट नहीं होता, कोई चयन नहीं होता, ऐसे हर्बिसाइड को अपन नॉन सेलेक्टिव बोलते हैं। नॉन सेलेक्टिव के अंदर पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट, इसके अलावा वीड ऑयल आता है। उसके बाद अपन ने कॉन्टेक्ट और ट्रांसलोकेटेड के हिसाब से बात की थी। तो कॉन्टेक्ट के अंदर अपन बोलते हैं कि जिसके भी संपर्क में आएगा उसको नष्ट कर देगा, जैसे पैराक्वाट और डाइक्वाट। ट्रांसलोकेटेड की बात करते हैं तो ट्रांसलोकेटेड के अंदर अपन बोलते हैं ग्लाइफोसेट और इसके अलावा सारे सेलेक्टिव। क्लियर। उसके बाद अपन टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बोलते हैं बुआई से पहले, तो बुआई के पहले आपको फ्लूक्लोरेलिन और ट्राइफ्लूरिलिन का प्रयोग करना है। एक ईटीपीसी वगैरह का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसका, कि बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व, तो उसमें अपन बोलते हैं एमबीए पास। क्या बोलते हैं? एमबीए पास बोलते हैं। एमबीए पास में एम मेट्रीब्यूजिन, एम बी यानी ब्यूटाक्लोर, ए एलाक्लोर, ठीक है, पी पेंडिमिथाइलिन, ए एट्राजीन, एस सीमाजीन। उसके बाद अपन बात करते हैं कि बुआई के बाद और अंकुरण के बाद, यानी अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद। तो अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद की जब बात करते हैं तो उसके अंदर अपन कौन से यूज करते हैं, 2,4-D भी अंकुरण के बाद आता है, आइसोप्रोटिरोन, सल्फोसल्फ्यूरिन सारे अंकुरण के बाद ही आते हैं। लेकिन इसके अंदर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अंतिम निराई गुड़ाई पर दिया जाता है वो 2,4-D दिया जाता है, उसको अपन ले बाई एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो क्लासिफिकेशन अपना छूट गया था, सॉइल एक्टिव और फोलिएज, ये भी देखो तुम्हारे काम की चीजें विशेष है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि सॉइल एक्टिव और फोलिएज यानी पत्रक छिड़काव के लिए तो कौन कौन से सॉइल एक्टिव है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना कि सॉइल एक्टिव का मतलब जो सॉइल में डाले जाते हैं, सॉइल एक्टिव का मतलब जो सॉइल में डाले जाते हैं। जैसे देखो अपन ने एक पढ़ा था PPI, तो इसमें तो अपन ने डायरेक्ट बोला था कि मृदा में ही डाले जाते हैं, लेकिन एक मैंने बोला था PE प्री इमरजेंस, तो यहां पर भी क्या है, ये भी मृदा में ही डाले जाते हैं। तो जो ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग मृदा में किए जाते हैं वो क्या है, सॉइल एक्टिव है, और ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग पत्तियों के ऊपर किया जाता है वो फोलिएज एक्टिव है। तो इसमें कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भाई PE अंकुरण से पहले वो भी मृदा में जाएगा, इसके अलावा PPI ये भी कहां जाएगा, मृदा में जाएगा। तो जो मृदा में अप्लाई किए जाते हैं वो क्या है, सॉइल एक्टिव है, और जो पत्तियों के ऊपर छिड़के जाते हैं फोलिएज एक्टिव। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल एक्टिव PPE है, ठीक है। इसके अलावा फोलिएज एक्टिव जो सारे के सारे किसके ऊपर जाते हैं, पत्तियों के ऊपर जाते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की थी किसके ऊपर, हर्बिसाइड। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर अपन पहला मित्र कीट लेते हैं, और मित्र कीट के अंदर अपन बोलते हैं कि इस विश्व में सबसे पहले जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हुआ था जरायन 1902 में हवाई द्वीप के अंदर नियंत्रित किया गया था। उसके अलावा भारत में भी 1921 में सबसे पहले लेंटाना कैमरा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। किससे हुआ था, क्रोसिडियोसिमा लेंटाना से। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस घास या पार्थिनियम का नियंत्रण जाइकोग्रामा बाइकोलराटा से होता है। इसके अलावा अपन माइको हर्बिसाइड की बात करें तो सबसे पहला माइको हर्बिसाइड डिवाइन है, जो फाइटोथोरा पाल्मिवोरा कवक से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कोलेगो, बायोपोलारिस, लुबाउ 2 और बायोपोस, ठीक है। इसके बाद अपन ने कुछ ट्रेड नेम देखे थे, और ट्रेड नेम के साथ अपना जो वीड वाला टॉपिक था वो अपना क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। बैठे रहो ना, ये कहाँ जाओगे, वहाँ टाइम ही नहीं हुआ, टाइम से पहले छोड़ा है मैंने।